धारा 34 शुरू किया जाए। प्री के लिए तो काफ़ी डिटेल में पढ़ा जाता है आपका 34 जो आईपीसी की है, लेकिन मेंस के लिए आपका 3 पेज आपका लिखना है, 2.5-3 पेज, तो उसी में आपका समाहित किया जाएगा। देखिए आप कैसे इसकी शुरुआत करेंगे। पहले जनरल रूल लिखा जाता है, यानी कि पहले सामान्य नियम आप लिखेंगे कि सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए दोषी, फिर एक बार देखिए, जनरली या सामान्यतः या मामूली तौर पे या आम तौर पर भी कहा जाता है, तो सामान्य नियम यह है कि कोई व्यक्ति केवल स्वयं द्वारा किए गए अपराध के लिए ही उत्तरदायी होता है, न कि दूसरों के द्वारा किए गए अपराध के लिए। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। संयुक्त दायित्व का सिद्धांत, यानी कि ज्वाइंट लाइबिलिटी का जो प्रिंसिपल है, इसका अपवाद है, जहाँ की कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों के लिए भी, यानी कि किए गए अपराधों के लिए भी कुछ दशाओं में उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ये सामान्य नियम जरूर लिखना है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर आपका धारा 34 पर आ जाना है आईपीसी के, कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में संयुक्त दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए यह कहा गया है कि, यानी कि आपका सेक्शन 24 में ज्वाइंट लाइबिलिटी का सिद्धांत समाहित किया गया है। ज्वाइंट लाइबिलिटी का मतलब हमने बताया कि कार्य कोई और करेगा, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार अन्य व्यक्ति भी होंगे। कार्य करने वाला व्यक्ति तो जिम्मेदार होगा ही, उसके साथ जो अपराध में शामिल थे वे भी उस कार्य के लिए जिम्मेदार होंगे, भले ही उन्होंने कोई कार्य न किया हो और भले ही वे मात्र क्या हो, खड़े हो, उससे मतलब नहीं है। तो ज्वाइंट लाइबिलिटी का सिद्धांत क्यों बनाया गया, तो इसके पीछे जो जुरिस्प्रूडेंशियल बेस है, विधि शास्त्रीय आधार है, वह ये है कि कब जब कई व्यक्ति मिलकर अपराध करते हैं तो ज़्यादातर मामलों में उनके पृथक पृथक दायित्व का निर्धारण करना कठिन होता है। अतः ऐसी कंडीशन में कानून उनके संयुक्त दायित्व की कल्पना करता है और ये मान लेता है कि उनमें से अगर केवल एक व्यक्ति ने अपराध किया है तो उस अपराध के लिए उसमें शामिल सभी व्यक्ति दंड के भागी होंगे, यानी कि कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमने ये कार्य नहीं किया। आइए धारा 34 में चूंकि ज्वाइंट लाइबिलिटी का सिद्धांत समाहित है, तो कम से कम आप इतना तो रट्टा मारना ही पड़ेगा कि धारा 34 का बेयर एक्ट हूबहू उतारना पड़ेगा। 2-3 लाइन का है, देखिए हेडिंग है, सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य। तो जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया था। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बेयर एक्ट 2 लाइन जो दिया गया है, अगर हम उसको तोड़ें तो 4 बातें इसकी निकलती हैं और चारों बातें फिर एक बार बेयर एक्ट देखिए, उसी को हम तोड़ रहे हैं। जबकि कोई आपराधिक कार्य, तो पहला हो गया कि आपराधिक कार्य का किया जाना, पहला आवश्यक तत्व क्या हो गया, आपका क्रिमिनल एक्ट का किया जाना। जब ये लिखिएगा तो आईपीसी की धारा 32 और 33 को
कोरिलेट करके लिखिए। जब भी इसको लिखिए आपराधिक कार्य, कौन सा आप धाराएं लिखेंगे? दो, आपका धारा 32 भी और कौन सी धारा 33 भी। दूसरा शब्द देखिए, कई व्यक्तियों द्वारा, तो दूसरा शब्द आया कई व्यक्तियों द्वारा। ये आपराधिक कार्य किसके द्वारा किया गया हो? तो कई व्यक्तियों द्वारा। तो इसमें आप लिखेंगे कि व्यक्तियों की संख्या आपका कह सकते हैं कि एक से क्या होनी चाहिए? अधिक। जब कई व्यक्ति हैं यानी कि धारा 34 के लिए कम से कम व्यक्तियों की संख्या कम से कम कितनी हो? दो। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि व्यक्तियों की संख्या हर हाल में एक से क्या होनी चाहिए? अधिक। अगला देखिए, व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में, यानी कि जो ये आपराधिक कार्य किया जाता है ये कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके आपका सामान्य आशय यानी कि कॉमन इंटेंशन को क्या करने में है? अग्रसर करने में किया जाता है। तो अंतिम पॉइंट ये बताता है आपका अगला बैरक देखिए, तो ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्वाधीन है मानो वह कार्य उसने अकेले किया है। तो ये जो कई व्यक्ति हैं इसमें से हर व्यक्ति दायी होगा, और किस कार्य माने हर व्यक्ति दायी होगा, और ये माना जाएगा कि हर व्यक्ति ने उस कार्य को क्या किया है? अकेले किया है। यानी कि इसका मतलब कि कार्य भले ही दूसरा किया हो लेकिन उसके लिए उत्तरदायित्व तो आपका दूसरे व्यक्तियों का भी होगा, लेकिन कब होगा? जब ये सभी शर्तों की क्या हो जाए? पूर्ति। और लास्ट लाइन ये है कि घटना स्थल पर ऐसे व्यक्तियों का उपस्थित होना, यानी कि आपका हम अपने मन से जोड़ रहे हैं व्याख्या के कारण, यानी कि घटना स्थल पर क्या ऐसे व्यक्तियों का उपस्थित होना आवश्यक है कि नहीं? ये केस के माध्यम से चलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। यानी कि आपका शारीरिक हिंसा के मामले में ऐसे व्यक्तियों का घटना स्थल पर उपस्थित होना अनिवार्य है, जबकि अन्य मामलों में घटना स्थल पर सभी व्यक्तियों का उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। तो आगे बताया जाएगा, लेकिन अब आइए ये जो एसेंशियल एलिमेंट निकले हैं इसी की अब व्याख्या करनी है। और जैसे ही आप कॉमन इंटेंशन पर आएंगे तो कम से कम 2-3 केस आपका हर हाल में लिखना पड़ेगा। देखिए अब एक एक करके आप व्याख्या करिएगा इन आवश्यक तत्वों की। सबसे पहले कोई आपराधिक कार्य का किया जाना, तो इस संहिता की धारा 32 ये बताती है कि आपराधिक कार्य के अंतर्गत अवैध लोप भी शामिल हैं। यानी कि या तो ऐसे व्यक्तियों ने आपराधिक कार्य किया हो या अवैध लोप किया हो, क्योंकि कार्य में इलीगल ओमिशन भी क्या है? शामिल। फिर 33 लिखेंगे कि एक कार्य में बहुत से कार्य शामिल हैं और एक अवैध लोप में बहुत से अवैध लोप भी शामिल हैं। यानी कि कार्य जहाँ जहाँ आए वहाँ कार्यों की श्रृंखला या आवली भी शामिल हैं, और जहाँ जहाँ लोप आए वहाँ लोपों की आवली यानी कि चयन या श्रृंखला। यानी कि चाहे एक कार्य किया हो या एक से क्या किया हो? अधिक। दूसरा आवश्यक तत्व आपका व्यक्तियों की संख्या पर गौर करिएगा। आपका धारा 34 के अप्लाई होने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तियों की जो संख्या हो वह एक से अधिक हो। अगर केवल एक व्यक्ति है तो धारा 34 क्या अप्लाई होगी कि नहीं? अप्लाई नहीं होगी। यानी कि व्यक्तियों की कई व्यक्ति का मतलब ये हुआ कि व्यक्तियों की संख्या एक से क्या होनी चाहिए? अधिक। केवल एक व्यक्ति अगर हैं
अगर व्यक्तियों की संख्या केवल एक है तो क्या धारा 34 अप्लाई होगी कि नहीं? नहीं होगी। तीसरा ये है कि ऐसे व्यक्तियों में से, अगला देखिए आपका, यही आपका पॉइंट तीसरा, ऐसे व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में कोई आपराधिक कार्य किया गया हो। अब यहीं आपको उठाना है कि जो क्रिमिनल एक्ट किया गया है वह ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक या एक से अधिक द्वारा अपने सबके कॉमन इंटेंशन को आगे बढ़ाने में किया गया हो। सेम शब्द 149 में भी आया है, बलवा में भी, कि अगर सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में सामान्य माने विरुद्ध जमाव का कोई एक भी मेंबर बल या हिंसा का प्रयोग करता है तो वह किसमें कन्वर्ट, वह बलवा या राइट कहलाता है। सेम उसी प्रकार याद रखिए, अगर एक से अधिक व्यक्ति हैं, उनमें से कोई एक अपने सबके सामान्य आशय को, कॉमन इंटेंशन को आगे बढ़ाने में कोई आपराधिक कार्य या लोभ कर किया हो। अब समस्या ये आई कि आपका कॉमन इंटेंशन क्या है। जहाँ तक सामान्य आशय की बात है, सामान्य आशय आपका धारा 34 में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। तो जब डिफाइन, अब यही आपका पॉइंट उठाना है और इसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए कम से कम 3 या 4 केस इसमें ऐड करना है। कॉमन इंटेंशन को आईपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है, तो कॉमन इंटेंशन को परिभाषित करने के लिए सबसे पहले हम प्रिवी काउंसिल की ओर जाएंगे और तब भारत के सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करेंगे। सर्वप्रथम प्रिवी काउंसिल ने बारेंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर का वाद आया, यानी कि बारेंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर AIR 1924 प्रिवी काउंसिल, और जस्टिस इसमें थे लॉर्ड सुमनर, यानी कि आपका लॉर्ड सुमनर जस्टिस थे। अब आप अगर समय रहे तो इस केस का तथ्य लिखिए, न समय रहे तो उसका भी मैं उपाय बता रहा हूँ कि आप इस केस का तथ्य न लिखकर डायरेक्ट डिसीजन पर आ जाइएगा। लेकिन तथ्य आपको मैं समझा दे रहा हूँ, अपनी भाषा में भी तथ्य शॉर्टकट में लिख सकते हैं। देखिए इस केस में हुआ क्या। 3 व्यक्ति थे और वह पोस्ट ऑफिस लूटने की योजना बनाए थे और उस योजना को आगे बढ़ाने में पोस्ट ऑफिस पर पहुंचते हैं। तत्पश्चात 2 व्यक्ति पोस्ट ऑफिस के अंदर चले जाते हैं और जो बारेंद्र कुमार घोष रहता है वह पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़ा रहता है। कैशियर से ये दोनों झोला पैसे का छीनते हैं। कैशियर नहीं देता तो कैशियर को गोली मार देते हैं। कैशियर की मृत्यु हो जाती है। हल्ला होता है तो ये जो हत्या किए हैं ये फरार हो जाते हैं और बारेंद्र कुमार घोष पकड़ा जाता है। बारेंद्र कुमार घोष पर 34/302 का, यानी कि सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में मर्डर का इल्जाम लगाया जाता है। बारेंद्र कुमार घोष ये बचाव लेता है कि मैं तो मात्र खड़ा था और हत्या तो हमारे 2 साथियों ने किया। तो प्रिवी काउंसिल ने कहा ये वाक्य जरूर लिखिएगा कि अपराध में वे भी शामिल माने जाते हैं जो मात्र खड़े रहते हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। ये वाक्य जरूर लिखना है, फिर हम बता रहे हैं। अपराध में वे भी शामिल माने जाते हैं जो मात्र खड़े रहते हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। अतः बारेंद्र कुमार घोष भले ही मात्र खड़ा था लेकिन पहले से
योजना बनाकर आया था और उस योजना के अनुसरण में अगर उसके साथियों ने मर्डर किया है तो लास्ट लाइन ये बताती है बेहरेट की कि ये माना जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति ने उस कार्य को स्वतः किया है, अकेले किया है, अर्थात हत्या बारेंद्र कुमार घोष के साथियों ने किया, लेकिन कानूनन किसे माना जाएगा कि हत्या किया है? बारेंद्र कुमार घोष। और बचाव नहीं दिया गया और हत्या के लिए दंड का क्या ठहराया गया? भागी। अब दूसरा जो केस आता है वह महबूब शाह बनाम इम्परर का आता है, जो प्रिवी काउंसिल का ही है। और इसमें जो जस्टिस हैं वह लॉर्ड माधवन नायर हैं, यानी कि महबूब शाह बनाम इम्परर AIR 1943। आपका प्रिवी काउंसिल जस्टिस लॉर्ड माधवन नायर। इसमें भी आप तथ्य लिखना चाहें तो लिखिएगा और न लिखना हो, अगर समय रहे तो लिखिए, न तो फाइंडिंग हम बताएंगे लास्ट में, वह लिख दीजिएगा। देखिए आपका प्रस्तुत मामले में हुआ क्या था। एक व्यक्ति था जो नरकुल नदी में काट रहा था, तो दूसरे व्यक्ति ने उसे मना किया कि नरकुल न काटो, यानी कि इंडस वैली केस कहा जाता है, सिंधु नदी का बात कहा जाता है, इंडस वैली केस। तो इसमें आपका हुआ क्या, तत्पश्चात दोबारा वह नरकुल काटने लगा तो पहला व्यक्ति जो मना किया था उस पर प्रहार किया, जो नरकुल काट रहा था, मैंने सरपत जो नदी में होता है घास फूस। तो उसने चिल्लाया कि देखो ये मुझे जान से मार देगा, बचाओ बचाओ। उसको बचाने के लिए एक लोग पूरब से मान लीजिए आए और आपका जो हमला किया था उस पर गोली चलाए, एक लोग पश्चिम से आए वो गोली चलाए, पूरब वाले की गोली मान लीजिए उसको लग गई और पश्चिम से जो व्यक्ति आया था उसकी गोली बगल से निकल गई। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जब चिल्लाया तो अचानक से ये पूरब से आ गया और ए पर गोली मैंने ए चिल्लाया नहीं, जब ए मार रहा था और बी चिल्लाया तो बी को बचाने के लिए सी पूरब से आया और किस पर गोली चलाया? ए पर। और डी किस कहाँ से मान लीजिए आया? पश्चिम से, और किस पर गोली चलाया? ए पर। सी की गोली से ए की मृत्यु हो गई, डी की गोली बगल से निकल गई। निचले न्यायालय ने आपका कह सकते हैं कि सी तथा डी को धारा 34 का सहारा लेते हुए और ए की हत्या के लिए 302 के तहत दंडनीय ठहराया। ये मामला गया प्रिवी काउंसिल और आपका प्रिवी काउंसिल ने सर्वप्रथम कॉमन इंटेंशन अर्थात सामान्य आशय और समान आशय यानी कि सिमिलर इंटेंशन में अंतर बताया और ये कहा कि इसकी अंतर की उपेक्षा करना न्याय का गला घोंटना होगा, न्याय की हत्या होगी, घोर अन्याय होगा। तो फिर एक बार देखिए कॉमन इंटेंशन या सामान्य आशय क्या बताया प्रिवी काउंसिल ने, परिभाषा दिया कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति पूर्व निर्धारित योजना मस्तिष्कों का पूर्व मिलन करके या पहले से प्लानिंग बनाकर किसी कार्य को करते हैं तो ये माना जाएगा कि उनका उस कार्य को करने का कॉमन इंटेंशन है, सामान्य आशय है। और अगर प्री प्लान नहीं है अर्थात इसका मतलब पूर्व निर्धारित योजना का अभाव है, मस्तिष्कों का पूर्व मिलन हुआ नहीं है, पूर्व साठ गांठ नहीं हुई और अचानक एक व्यक्ति पूरब से आया दूसरा पश्चिम से आया और ए पर दोनों ने गोली चलाई, तो दोनों का इरादा एक है, इसमें कोई शक नहीं है, आशय एक है। एक का मतलब सी भी का आशय है कि हम किसको मार दें, ए को,
और डी का भी क्या आशय था कि हम किसको जान से मार दें, ए को। लेकिन क्या दोनों, यानी कि इस उदाहरण में सी और डी पहले से योजना बनाकर ये कार्य किए थे कि योजना बनाकर नहीं किए थे? भाई हम तो बताए कि अचानक से पूरब से आया और डी कहाँ से आया, पश्चिम से। दोनों ने किस पर गोली चलाई, ए पर। ए मारा गया, सी की गोली से मारा गया और डी की गोली नहीं इसे लगी। तो क्या ये जो सी और डी हैं, क्या प्री प्लानिंग करके या मस्तिष्कों का पूर्व मिलन करके या क्या पूर्व निर्धारित योजना बनाकर आए थे कि नहीं? नहीं आए थे, क्योंकि आपका, यानी कि इसका भी आशय यही था कि हम ए को मार दें, इसका भी आशय यही था। दोनों का आशय सिमिलर है, समान है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बस एक कमी रह गई कि प्री माइंड, यानी कि मस्तिष्कों का पूर्व मिलन नहीं हुआ। तो अगर पूर्व निर्धारित योजना बनाकर कार्य करते हैं तब धारा 34 लागू होगी। व्यक्ति एक कार्य करेगा तो दूसरा भले कुछ कार्य न करे, वो भी मात्र खड़ा रहे, तब भी वह दंड का क्या होगा, भागी। लेकिन अगर सिमिलर इंटेंशन था तो धारा 34 अप्लाई नहीं होगी और आपका व्यक्ति केवल और केवल अपने अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होगा। तो आपका प्रिवी काउंसिल के जस्टिस लॉर्ड माधवन नायर ने कहा कि प्रस्तुत मामले में आपका जो अभियुक्तों का आशय था सामान्य तो था, समान तो था, लेकिन सामान्य नहीं था। और समान आशय यानी कि आपका कॉमन इंटेंशन नहीं, समान आशय यानी कि सिमिलर इंटेंशन और सामान्य आशय यानी कि कॉमन इंटेंशन में अगर अंतर न किया जाए तो न्याय की क्या हो जाएगी, हत्या। और सामान्य आशय को परिभाषित करते हुए कहा गया कि सामान्य आशय का मतलब मस्तिष्कों का पूर्व मिलन या पूर्व निर्धारित योजना। तो फिर एक बार याद रखिए, अगर सी और डी इस उदाहरण में पहले से प्लानिंग करके किस पर गोली चलाए रहते तब तो भाई सी और डी हत्या के लिए दोनों दंडित होते। लेकिन वो तो अचानक आपका बी चिल्लाया और सी पूरब से आकर गोली चलाया और डी कहाँ से आकर, पश्चिम से। दोनों का इरादा सेम था कि हम एक ही हत्या कर दें, लेकिन पहले से योजना ये लोग बनाए नहीं। तो ये सामान्य आशय नहीं होगा। अगर योजना का अभाव है तो ये कहा जाएगा सिमिलर इंटेंशन। आपका समान आशय और समान आशय में व्यक्ति केवल अपने अपने कार्यों के लिए दायी होगा। तो बताइए किसकी गोली से मर गया था, ए, सी के, तो सी हत्या के लिए दायी होगा। और किसकी गोली बगल से निकल गई, डी की, तो डी हत्या के लिए दायी नहीं होगा, तो हत्या के प्रयास के लिए। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद भारत में आ जाएगा। ये तो आपका भारत में आप ये दिखाएंगे कि जहाँ तक भारत की बात है, आपका पांडुरंगा का केस है कि महबूब शाह के वाद में दिए गए निर्णय को भारत के उच्चतम न्यायालय ने पांडुरंगा बनाम हैदराबाद राज्य के मामले में एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि जो आपका महबूब शाह में दिया गया निर्णय, भारत के उच्चतम न्यायालय ने माना कि वह निर्णय सही है और भारत में क्या होता है, लागू। तत्पश्चात दो और केस लिखेंगे। एक ऋषि देव, 3 केस निकल गए। आपका पहला बारेंद्र कुमार घोष, 5 लिखिएगा कम से कम। दूसरा महबूब शाह, तीसरा पांडुरंगा का, चौथा ऋषि देव पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि सामान्य आशय घटना स्थल पर भी उत्पन्न हो सकता है, यानी कि तत्काल भी उत्पन्न हो सकता है। 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले योजना बनाकर घटना स्थल पर और घटना को क्या कर दिया जाए,
कारित, ये हो सकता है। और अंतिम केस जे.एम. देसाई बनाम बम्बई राज्य का लिखिएगा, जे.एम. देसाई बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे का। इसमें ये बताया गया कि अगर शारीरिक हिंसा का मामला है तो अभियुक्त का घटना स्थल पर उपस्थित होना अनिवार्य है और अन्य मामलों में अनिवार्य नहीं। तो बताइए, बारेंद्र कुमार घोष घटना स्थल पर उपस्थित था कि नहीं था? भले ही आप दरवाजे के क्या रहिए बाहर, आप घटना स्थल पर तमाम एक दो लाइन और बताया जाए। बारेंद्र कुमार घोष ने तमाम बचाव लिया। भाई थोड़ा बहुत डिटेल किया जाए। इसे अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है, उपनाम है, क्योंकि भाई इंटरव्यू के लिए भी याद रखिए उपनाम ज़्यादा पूछा जाता है। और आपका और जो पास्को एक्ट जैसे 376 ये बताया जाए जी। और आपका पास्को एक्ट की धारा 6 तो अभी तो पढ़ाना ही है, 6 कल आ ही जाएगी। तो 376 में दंड कम है, सबके लिए है, लेकिन पास्को एक्ट केवल और केवल बाल चाइल्ड के लिए, और जिसकी एज कितना से कम हो, 18 से कम, और दंड की मात्रा ज़्यादा है, मृत्यु दंड तक है धारा 6 में, आगे हम बताएंगे कल। इसीलिए हम कह रहे थे कि भाई भले आपका यूपी एपीओ देना हो, लेकिन दो चार जो कानून हैं वहाँ से इंटरव्यू में लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। जुनाइल जस्टिस एक्ट हो गया, पास्कोस एक्ट हो गया, इसको सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। एक क्वेश्चन आपका आया था 302 और 304 बी, तो ये समता के अधिकार का वायलेशन करती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है, और डावरी डेथ या दहेज हत्या के मामले में अब 302/304 क्या लगेगी, बी। सही कहे कि वही केस पूछना चाहता था कि क्या लड़का लेटेस्ट ये जानता है कि नहीं। तो ये सही बात है कि समता के अधिकार का अब क्या करती है, वायलेशन। अब आपका दोनों लगती हैं 302/304 बी। ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार लगती है, भाई कहीं कानून में दिया नहीं है, याद रखिएगा। अब जो वर्तमान नियम है, आगे देखिए लास्ट में ये आया, यानी कि आपका जे.एम. देसाई बनाम बम्बई राज्य का केस लिख देंगे। और आपका तो थोड़ा बहुत एक दो मिनट बारेंद्र कुमार घोष के बचाव के बारे में बता दें। बारेंद्र कुमार घोष ने ये बचाव लिया कि मैं तो मात्र खड़ा था और मेरे साथियों ने हत्या की थी, तो धारा 34 इसीलिए बनी है कि तुम मात्र खड़े थे, तब भी ये माना जाएगा कि तुमने उस कार्य को अकेले ही किया है, भले उस कार्य को किसने किया हो, तुम्हारे साथियों ने, इससे मतलब नहीं है। लेकिन ये कब माना जाएगा, जब पूर्व निर्धारित योजना बनाकर तुम लोग आए थे और उस योजना को आगे बढ़ाने में, यानी कि डाक खाने के को लूटने में तुम्हारे साथियों में से किसी ने क्या किया था, आपका हत्या या कोई अपराध किया, तो तुम भी उस अपराध के लिए जिम्मेदार हो। यही ज्वाइंट लाइबिलिटी है कि अपराध साथियों ने किया और दंड किसको मिला, बारेंद्र कुमार घोष, हत्या के लिए मिला। दूसरा इसने तर्क ये लिया कि मैं मात्र खड़ा था, तो फिर जस्टिस लॉर्ड समनर ने कहा कि जो व्यक्ति मात्र खड़ा रहते हैं घटना स्थल पर और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं, वे भी बराबर के क्या होंगे, दोषी। तीसरा तर्क भी लिया कि मैं विवश करके लाया गया था, आईपीसी की धारा 94 का। तो न्यायालय ने कहा कि जब दो लोग अंदर गए तब कहाँ तुम विवश थे, उस दौरान क्या करते तुम, भाग जाते तो क्यों खड़े थे, क्या वहाँ चाय पी जा रही थी, क्यों मौर्य जी, क्या पीबो चाय थी थोड़े कि मौर्य जी जैसे गए पीने तो दो लोग खड़े थे पहले से और कहे कि चलो हमको भी पिलाओ, तो तुम भी बराबर के क्या हो गए, मौर्य जी के साथ दोषी हो गए। तो कितने लोग थे मौर्य जी, 3 कि 5? 5, चलिए भाई हाथ उठाकर 5 बता दिए, नाम अभी ना बताएगा, बताइए।
इसमें ये हुआ कि अगर शारीरिक हिंसा का मामला है तो जैसे आपका मर्डर हुआ, उपहत हुई, घोर उपहत, अपहरण, व्यपहरण, इसमें अब धारा 34 तभी अप्लाई करेगी जब अभियुक्त घटना स्थल पर शारीरिक रूप से क्या हो, उपस्थित हो। अन्य मामलों में घटना स्थल से दूर भी है तब भी धारा 34 क्या होगी, अप्लाई। तो इस प्रकार आपका 34 समाप्त हो गई। कल 149 बताया जाएगा और 34/149 में कम से कम 10 अंतर तैयार करके जाइएगा। दो दो बार अंतर हम रटवाएंगे, लेकिन कम से कम कितना तैयार रखना पड़ेगा, 10। क्योंकि तमाम बातें जो प्री में बताई जाती हैं वो बातें हमने नहीं बताई। ये सही बात है कि तमाम बातें आपका मैंने जो बतानी चाहिए, अब मेंस में केवल आपका लिख देना है, प्री तो देना नहीं है। तो कल क्लास चलेगा भाई आपका अब।